वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 18 मई यानी कल से शुरू चौथे लॉकडाउन के लिए ज्यादातर राज्यों ने नए नियम कायदे तय कर दिए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। योगी सरकार ने छूट और पाबंदियों की नई फहरिस्त कल रात जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे दौर के नियम और शर्तें करीब करीब वही हैं जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन कुछ अहम बातें जिन्हें तय करना राज्य सरकार के दायरे में था, उन्हें लेकर कल देर रात योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इन दिशा निर्देशों से साफ है कि कोरोना से जंग के साथ साथ योगी सरकार का ध्यान अब थमी हुई अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने में है। नई गाइडलाइन में उद्योग धंधों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए खास तौर पर निर्देश हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियों को अनुमति। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी। दफ्तर, बाजार, फैक्ट्रियों में मास्क जरूरी। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। रेहड़ी पटरी वालों को भी इजाजत। 17 मई तक सड़क पर निकलने और सफर को लेकर कई पाबंदियां लागू थीं। पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर भी सील किए गए थे, लेकिन नई गाइडलाइन में इसमें रियायत दी गई है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर खुलेगा। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति। एक ही परिवार का होने पर 2 बच्चों को भी इजाजत। 2 पहिया वाहन में अकेले जाने की इजाजत। बाइक पर पीछे महिला को बैठने की अनुमति। सामान ढुलाई में लगे सभी वाहनों को इजाजत। बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी होंगे। हालांकि नोएडा डीएम ने लोगों से फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। बॉर्डर खोलने के बारे में नोएडा प्रशासन सरकार से फिर से बातचीत करने के बाद ही फैसला लेगा। वहीं योगी सरकार ने नई गाइडलाइन में शादी समारोह और बारात घरों को भी रियायत दी है। बारात घर खुलेंगे, लेकिन शादी से पहले अनुमति जरूरी। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग हो सकते हैं शामिल। स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं। इसके अलावा धार्मिक स्थल, सिनेमा घर और मॉल समेत भीड़ भाड़ वाली तमाम जगहें पहले की तरह ही फिलहाल बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सरकारी घाटे की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले किए हैं। इस साल यूपी का कोई भी सरकारी विभाग कोई नया वाहन नहीं खरीदेगा, न ही कोई नई भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कोई नया निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पंचकुला रोड पर सुबह सैकड़ों मजदूर जमा हो गए। घर वापसी के लिए ट्रेन की उम्मीद में ये मजदूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सुबह से ये मजदूर इकट्ठा हैं और इनको उम्मीद है कि शायद अब ये ट्रेनों के जरिए अपने अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूबे में लॉकडाउन की सख्ती को फिलहाल कम करने का फैसला टाल दिया है। महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में सख्ती पहले की ही तरह कायम रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में कुछ रियायत का फैसला लिया गया है। पिछले 54 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल न देखा गया हो। अब महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने इरादे को साफ कर दिया था। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन में इसकी झलक साफ साफ देखी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे में जहां भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है, वहां फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी। रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं राज्य के ग्रीन जोन में ढील का फैसला लिया गया है। ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू होंगे, लोगों को राहत दी गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण डराने वाला है। लॉकडाउन वक्त की मांग है, लेकिन उद्योग धंधे बंद रखना भी मुश्किल है। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की कि ग्रीन जोन में लोग घरों से बाहर निकल कर आएं और काम धंधे में लगें, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ग्रीन झोन मध्ये आपण
हळूवारपणाने जवळपास सगळं काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत. आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत. ऑरेंज झोनमध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे. रेड झोनमध्ये विशेषतः कंटेनमेंट एरिया आहे, तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये. महाराष्ट्र सरकार बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलना चाहती है, लेकिन बढ़ते संक्रमण की वजह से हाथ बंधे हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई दावे से नहीं कह सकता कि लॉकडाउन कब खत्म होगा. रियायत तभी मुमकिन है जब कोरोना के मामले में कमी आए. जनजीवन हे पुन्हा आपल्याला सहजतेने जगायला सुरुवात करायची, पण ह्याची एक आता अशी शक्यता नव्हे, खात्री वाटते की हे जनजीवन पूर्ण सुरळीत व्हायला काही काळ हा जावा लागणार. जेवढी स्वयंशिस्त आपण अधिक पाळू तेवढे लवकर आपण या बंधनातून मुक्त होऊ. जेवढी लवकर आपण या कोरोनाची साखळी तोडण्यात यशस्वी होऊ तेवढं लवकर आपण सगळे बंधनमुक्त होऊ. 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई थी. वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 1574 थी, लेकिन 38 दिनों के अंदर आज संक्रमित मरीजों का दायरा 35,000 से ज्यादा है. मरने वालों की संख्या 2033 तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा डराने वाला है. अभी भी वक्त है कि कोरोना को मामूली फ्लू समझने वाले सावधान हो जाएं, हर एहतियात बरतें. साहिल जोशी, मुंबई आज तक. मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है. यहां अब तक कोरोना से 757 लोगों की जान जा चुकी है. इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया है. मुंबई में कोरोना से जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया. उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विधायक बेटे आदित्य ठाकरे भी थे. इस अस्थायी अस्पताल को MMRDA ने तैयार किया है. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसे BMC को सौंप दिया गया. 1000 बेड वाले इस अस्पताल में पैथोलॉजी के साथ साथ वेंटिलेटर और कोरोना के इलाज की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं. मुंबई देश का सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर है. बीते 24 घंटे में यहां 1185 नए मामले सामने आए हैं. अब तक मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 21,335 तक जा पहुंचा है, जबकि 757 मरीज दम तोड़ चुके हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो यहां मरीजों की संख्या 35,000 पार कर चुकी है और मौतों का आंकड़ा 2033 तक जा पहुंचा है. मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी में कोरोना की रफ्तार ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यहां बेहद घनी बस्ती है. इसके अलावा पुलिस वाले डॉक्टर और नर्सों की भी बड़ी संख्या में संक्रमित होने से कोरोना से जंग आर्थिक राजधानी के लिए और मुश्किल हो गई है. कमलेश सुतार, मुंबई आज तक. दिल्ली में भी लॉकडाउन 4 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जो आज से लागू हो चुकी हैं. दिल्ली को क्या मिलने वाली है छूट और क्या बंद होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए. 55 दिनों से बंद दिल्ली अब आर्थिक संकट से लड़ने के लिए दौड़ने को तैयार है. आज से दिल्ली में लॉकडाउन 4 के नए नियम लागू हो चुके हैं. ऐसे में आइए पहले देखते हैं कि आज से 31 मई तक दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद होगा. मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल सब बंद हैं. यहां तक कि सैलून और स्पा को भी खोलने की इजाजत नहीं है. इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं शर्तों के साथ कई चीजें खोलने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें स्टेडियम, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, बस, दोपहिया वाहन शामिल हैं. जबकि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अब पूरी तरह से खुलेंगे. रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा. केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे.
ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। राजधानी में कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू होंगी, बाकी सारी चीजों पर पाबंदी होगी। वहीं निर्माण कार्य को भी चालू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने कई दिशा निर्देश लॉकडाउन के चौथे चरण में जारी किए हैं। मास्क पहनकर बाहर निकलना जरूरी होगा। ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। बॉर्डर पर डॉक्टरों को नहीं रोका जाएगा। रिहायशी इलाके की सारी दुकानें खुलेंगी। बीमार बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मार्केट में आधी आधी दुकानें खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। दिल्ली में एक और कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के बीच राजधानी में आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने रियायत के साथ हालातों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के इस चरण में राज्य सरकारों को अपने अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट भी दी गई है। गुजरात सरकार ने सूबे को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा है। सरकार ने फैसला लिया है कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की ही तरह लागू रहेगी। गुजरात में वायरस के शिकार लोगों की तादाद अब 11,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन में बड़ी ढील देने का फैसला ले लिया। लॉकडाउन 4 में गुजरात को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा गया है। सरकार कंटेनमेंट जोन में ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। यहाँ सख्ती पहले की तरह ही जारी रहने वाली है। कंटेनमेंट इलाकों में जरूरी चीजों के अलावा किसी भी तरह के दूसरे सामान नहीं मिलेंगे। इन इलाकों में दुकान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन इलाके में मार्केट और कमर्शियल इलाके सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुले रहेंगे। આપણે જે રીતે લોકડાઉનમાં વ્યવસ્થા હતી એ જ વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે, પરંતુ કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની યાદી આવનારા દિવસોમાં કેસોની સંખ્યા આધારે ફેરફારને પાત્ર રહેશે અને એનો સતત રિવ્યુ કરીશું। नॉन कंटेनमेंट जोन में भी एक दुकान में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। सभी को खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन कंटेनमेंट जोन में हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, पब्लिक लाइब्रेरी भी खुले रहेंगे। नॉन कंटेनमेंट इलाके में सभी गैरेज वर्कशॉप को खोलने की भी इजाजत दी गई है। કન્ટેનમેન્ટ ઝોન સિવાયના વિસ્તારમાં સવારના 8 વાગ્યાથી બપોરના 4 વાગ્યા સુધી વેપાર ધંધા રોજગારની એટલે કે દુકાનો ખોલવા માટે આપણે છૂટ આપીશું। गुजरात में हाईवे पर रेस्टोरेंट, ढाबा सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकते हैं। वहीं नॉन कंटेनमेंट इलाकों में 50% ऑफिस स्टाफ के साथ दफ्तर भी खोले जाएंगे। गुजरात सरकार ने पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की बस को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा ऑनलाइन कैब सुविधा को भी हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन इनके लिए भी शर्तें रखी गई हैं। प्राइवेट कार और कैब टैक्सी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही सफर कर सकते हैं। लेकिन गुजरात सरकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा और पब्लिक मीटिंग के साथ साथ धार्मिक आयोजनों में पाबंदी जारी रखने का फैसला लिया है। गुजरात में मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए अब अमूल दूध पार्लर पर भी लोगों को 3 लेयर वाला मास्क
कम कीमतों में मिलेगा। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ आज तक ब्यूरो। देश लॉकडाउन के चौथे चरण में आ चुका है, लेकिन मजदूरों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। स्पेशल ट्रेन बस सेवा शुरू की जा चुकी है, लेकिन मजदूरों की संख्या को देखते हुए ये इंतजाम काफी कम नजर आ रहे हैं। ये मजदूर हैं, ये मजबूर हैं। इन आंखों में बस अपने गांव लौटने का सपना छिपा है। प्रशासन से घर वापसी की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब ना कोरोना का डर बचा है, ना कानून का खौफ और ना ही हादसों की परवाह। सैकड़ों किलोमीटर दूर बस घर जाना है। शहर का बाहरी इलाका, और यहाँ पर आपको सिर्फ जो मजदूर हैं एक समंदर दिखेगा। सैलाब से भी भयंकर तस्वीर, क्योंकि हर कोने पर सैकड़ों हजारों की तादाद में ये प्रवासी मजदूर बस चले आ रहे हैं। ताज्जुब होगा ये जानकर कि सिर्फ आसपास के राज्यों के नहीं हैं, सिर्फ इसमें राजस्थान के ही नहीं हैं। गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। शायद इस ट्रक में कभी जानवर भी ऐसे नहीं भरे होंगे जैसे इन मजदूरों ने अपना घर जाने का रास्ता चुना है। रास्ता भी कोई छोटा मोटा नहीं। दिल्ली से चला ये ट्रक पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए रवाना हुआ है। ट्रक के पीछे के एक हिस्से को लकड़ी से छिपाया गया है, लेकिन जब इसके दरवाजे खुलते हैं तो जो रास्ता नजर आता है वो बेबसी का है। सबकी अपनी कहानी है, लेकिन एक चीज जो हर कहानी का हिस्सा है वो है दर्द और मजबूरी। करेंगे क्या? ऐसे भूखे मरेंगे तो डर करके करेंगे क्या? जैसे भूखे मर रहा हूँ तो डर करके करेंगे। भूख अगर पेट भरा रहेगा तो डर नहीं है हमारा। सर ऐसे बैठते बैठते हम लोग क्या करेगा? काम भी नहीं है, रोड पे बैठता हूँ तो और बीमारी फैलता, अच्छा नहीं लगता है। दुनिया भर में कोरोना से फैली दहशत के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। एक अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कंपनी के मुताबिक ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू होगा। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी ऐसी है जिसने अपने आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। तो अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि अभी तक वैक्सीन के करीब पहुंचने का दावा कुछ ही कंपनीज कर रही हैं, जिसमें सफलता मिलती हुई अभी नजर नहीं आई है, क्योंकि दावा लगातार यही किया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल और कम से कम लगेगा वैक्सीन को बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।